हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपकी इस प्यारे चैनल जय महादेव विद्याकुल पे। और बच्चों, आज हम लोग को पढ़ना है विद्युत धारा में एक टॉपिक, गतिशीलता तथा विद्युत धारा से इसका संबंध। इन दो टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो सभी लोग एक बार लाइव जुड़ जाओ, सेशन को शेयर कर देना। जी सर, आप बहुत लेट आते हो, सॉरी बेटा, 5 मिनट ही लेट हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आज हम समझेंगे धारा घनत्व के बारे में। सबसे पहले क्या समझेंगे? धारा घनत्व क्या होता है? करंट डेंसिटी। हेडिंग लगा लो बच्चा, धारा घनत्व। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होती है? मैंने आपको पढ़ने का तरीका पहले बताया था। मेरी क्लास में जब भी आओ तो एक रफ कॉपी लेके आओ, उसमें आप रफली चीज़ों को नोट करो। जैसे ही मेरी क्लास ओवर होती है उसके बाद आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। वहां से जाके आप वीडियो को फिर से देखें, डाउनलोड कर लें, या आप दोबारा देख करके इसकी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लें। धारा घनत्व तो क्या है सर? घनत्व शब्द का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। तुमको हर जगह मिलेगा, हर जगह थोड़ा दिमाग लगा लेना, अपने आप समझना है। जब हम किसी भी क्वांटिटी को मात्रा को यूनिट वॉल्यूम या यूनिट एरिया के लिए निकालते हैं, यूनिट एरिया यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं घनत्व। एकांक क्षेत्रफल अथवा एकांक आयतन के लिए जब किसी क्वांटिटी को बताया जाए तो उसको क्या कहेंगे? घनत्व कहते हैं। ठीक है, समझो। धारा घनत्व क्या है? जैसे मान लो बेटा कोई क्षेत्रफल है ए, कोई क्षेत्रफल कितना है? ए है, ये क्षेत्रफल ए है। ठीक है, अब अगर क्षेत्रफल ए है तो इसका एरिया वेक्टर कितना होगा? इधर की ओर होगा, ए हो गया। मान लो इस क्षेत्रफल से प्रवाहित की जाने वाली धारा स्मॉल आई है। ए क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित की जा रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसे समझो, ए क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी है? आई है। ए क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी है? आई है। तो इसके एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा बहेगी? तो एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा हो जाएगी आई अपॉन ए। इसी को कहते हैं धारा घनत्व। तो धारा घनत्व क्या होता है? तो आप कह सकते हो किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को ही हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व। देखो, जैसे J बराबर आई अपॉन ए बन गया फॉर्मूला, और हमने क्या किया? इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर कर दी। कितनी कर दी? 1 मीटर स्क्वायर। तो बताओ J किसके बराबर आ जाएगा? तो J बराबर आ जाएगा आई के। तो क्या बोलेंगे? किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से, ठीक है, बहने वाली धारा को ही क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, लिख लो भैया। अतः किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से धारा क्षेत्रफल की दिशा में, क्या बोलोगे? एकांक क्षेत्रफल से क्षेत्रफल की दिशा में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, जे से प्रदर्शित करते हैं। जे से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और जे इक्वल्स टू होता क्या है भैया? आई बाई ए। आया समझ में? नोट कर लो, बढ़िया। पढ़ लो भाई, पढ़ लो पहले। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ाते। अगले पॉइंट में आप लिखोगे धारा घनत्व सदिश राशि है। धारा घनत्व कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि है। अच्छा, अब सर सदिश राशि है तो इसकी दिशा कहां होगी? तो बेटा इसकी दिशा होती धारा की दिशा में। धारा घनत्व की दिशा कहां होती है? धारा की दिशा में। कहां होगी बोलो बाबू? धारा की दिशा में। देखो, अगर मान लो धारा घनत्व और क्षेत्रफल की दिशा अलग अलग हो तो क्या करेंगे सर? तो क्या किया जाए सर? समझना थोड़ा सा। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लो ये एरिया वेक्टर इधर की ओर है, बहुत अच्छे, और धारा इधर प्रवाहित हो रही है आई। धारा क्षेत्रफल की दिशा से थीटा एंगल पर फ्लो हो रही है। धारा क्षेत्रफल की दिशा से थीटा एंगल पर प्रवाहित हो रही है।
तो धारा घनत्व तो क्या होगा। तो हम लोग इस समय क्या करते हैं कि जो एरिया वेक्टर है, जो क्षेत्रफल सदिश है, जो कि सदैव क्या होता है, पृष्ठ पर लंबवत। अगर पृष्ठ ऐसा है तो ये होगा, पृष्ठ ऐसा है तो ये होगा। ठीक है, क्या करते हैं, क्षेत्रफल का एक घटक निकाल लेते हैं। किस दिशा में, धारा की दिशा में। बेटा अगर ये इधर की ओर a है तो क्षेत्रफल की दिशा में इसका, सॉरी धारा की दिशा में इसका मान हो जाएगा a cos थीटा। जिससे जुड़ा होता उस दिशा में घटक क्या बनता है, cos के में ना। तो क्या बन जाएगा बताओ, a cos थीटा। तो j इक्वल टू इस टाइम पे हो जाएगा I बाई a cos थीटा। अगर धारा क्षेत्रफल की दिशा से थीटा एंगल पर प्रवाहित हो तो j बराबर क्या हो जाएगा, I बाई a cos थीटा, I बाई a cos थीटा। ठीक, यूनिट इसका आप निकाल सकते हो, I बाई a है, क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर इसकी विमा हम निकालें तो धारा के लिए आप पता है मूल राशि होती है, विमा a होती है, मीटर स्क्वायर L2 लगा दोगे, ऊपर चला जाएगा L माइनस 2a, विमा क्या होगा L माइनस 2a। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, L माइनस 2a। ठीक, पढ़ाई करते रहो बेटा, बस हो गया, पढ़ाई सब कुछ है, बाकी सब मुंह माया दुनिया में। ठीक है, बहुत कुछ बचा हुआ पढ़ाने के लिए। ठीक, हाँ, वनडे ग्राफ जनरेटर वगैरह सब बचा, जो बचा पढ़ा दिया जाएगा भाई, कुछ छूटेगा थोड़े नहीं। इतना नोट हो गया। ठीक, जे बराबर आई बाई ए कॉस थीटा। यहां से एक चीज थोड़ा समझना, जे बराबर कितना है, आई बाई ए कॉस थीटा। जे बराबर कितना है, आई बाई ए कॉस थीटा। अगर यहां से हम आई बराबर निकालें तो क्या आएगा, जे ए कॉस थीटा आएगा। आई बराबर बताओ बेटा क्या आएगा, जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा, यही आएगा ना। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि ए डॉट बी जो होता है वो कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट कितना होता था, ए बी कॉस थीटा। तो जे ए कॉस थीटा किसका होगा, जे और ए का डॉट प्रोडक्ट। मतलब आई इक्वल टू हम इसे कह सकते हैं जे डॉट ए। क्या कह सकते हो बेटा, जे डॉट ए कह सकते हो। ठीक है, तो आई इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखा हो जाए तो क्या लिखेंगे, जे डॉट ए। क्या लिखोगे, जे डॉट ए। आया समझ में, जे डॉट ए। लेसन कौन सा है, लेसन बेटा तीसरा चल रहा है, विद्युत धारा वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जे बराबर फॉर्मूला क्या है भैया, आई बाई ए। आई बाई ए है, आई बराबर बेटा क्या आएगा, यहां से जे ए आएगा। आई बराबर बताओ क्या आएगा, जे ए आएगा। अगर किसी कंडीशन में मान लो आई नियत हो, आई क्या हो, नियत हो, आराम से समझो पहले। अगर मान लो आई नियत है, आई नियत है, तो अगर मैं यहां J1 A1 लिखूं तो भी ये आई रहेगा, और अगर यहां पे मैं J2 A2 लिखूं तो भी ये आई रहेगा। इन दोनों से आप देखें तो ये लेफ्ट हैंड बराबर है, तो आप कह सकते हो J1 A1 बराबर क्या हो जाएगा, J2 A2। कब होगा वो, हाँ आ रही आवाज आ रही है, बीच में लगता कनेक्शन कट गया था। सही है सब कुछ, हाँ सही है ना सब कुछ। सब सही चल रहा है ना, चलो ठीक है। आ रही आवाज, एक बार बता दो, बफरिंग हो रही थी, हाँ सही हो गया। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू था लगता है। ठीक, आ रही है, बता दो एक बार, आवाज आ रही, वीडियो सही है ना सब कुछ, फिर आगे पढ़ें। जी सर आ रही, ठीक है। चलो तो जे बराबर कितना, आई बाई ए है ना। अगर मान लो मैं यहां से कहूं कि अगर मान लो जे नियत होता, जे नियत होता तो आप I1 A1 लिखते तो भी ये जे रहता। बोलो हाँ सर। बोलते रहा करो भैया, जहां बैठे हो वहां पर थोड़ा सा सन्नाटा ना रहे, क्योंकि आजकल लड़के ऑनलाइन पढ़कर मतलब पढ़ाई में तो कम बदनाम ज्यादा हो गए हैं। मोबाइल लेके बैठे रहते तो घर वाले सोचते पढ़ता है कुछ और करने लगा हमारा लाल बाल गोपाल। ये कहते हैं थोड़ा चिल्लाते रहो, यार सर समझ में आया सर, आगे बोले सर। अगर यहां से I2 A2 कर दें तो बताओ क्या हो जाएगा, तो भी ये जे रहेगा।
जे ही रहेगा क्योंकि जे यहां पे नियत है। इन दोनों बातों से समझ में आता है कि I1 बाई A1 बराबर क्या हो जाएगा I2 बाई A2। और ये कब होगा भैया, जब जे का मान नियत हो। जब I नियत तो J1 A1 बराबर J2 A2, जब जे नियत तो I1 बाई A1 बराबर I2 बाई A2। ठीक, चलो हो गया सब लोगों का इतना। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला लिखने वाले हो, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध कई बार आ चुका, कई बार। अब बेटा पूछ रहा कॉस ही क्यों लिया है, साइन ही क्यों नहीं लिया। तो बेटा बाबू साहेब राजा बेटा 11th क्लास का वेक्टर तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा था। 11th क्लास के वेक्टर में सर ने पढ़ाया था, हमसे नहीं पढ़े था लगता तुम। अगर ये वेक्टर ए है तो जिससे थीटा एंगल जुड़ा होगा वो बनता था ए कॉस थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना करता था वो बनता था ए साइन थीटा। परपेंडिकुलर घटक बनेगा, लंबवत घटक बनेगा ए साइन थीटा, और जो उसके जुड़ा हुआ घटक बनेगा वो बनेगा ए कॉस थीटा। आई बात समझ में? ठीक, चलो हाँ, अब अगली हेडिंग लगाओ, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग क्या होता है बच्चों, एक बार थोड़ा सा यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग क्या होता है, देखो होता क्या, जब आप किसी चालक के सिरों को, ये कोई वैद्युत का चालक है, ठीक है, आप जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ते हो, इसके सिरों को आपने किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। इसके दोनों सिरों को किससे जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दिया। तो इसके भीतर के जो इलेक्ट्रॉन है ना सर, देखो जब आप बैटरी से इसको कनेक्ट करोगे चालक के सिरों को, तो क्या होगा कि चालक के सिरों पर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ये जिसकी दिशा होती बैटरी के प्लस टर्मिनल से बैटरी के माइनस टर्मिनल। तो इस धातु के टुकड़े में या चालक के भीतर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक छोटा सा प्यारा सा बल लगता है, ई के बराबर। कितना बल लगता है, ई के बराबर। आराम थोड़ा समझो, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का फॉर्मूला ई बराबर एफ बाई क्यू था, तो एफ बराबर कितना आएगा, क्यू ई। भाई बात इलेक्ट्रॉन की हो रही, तो आप इलेक्ट्रॉन पे कितना बल लगेगा, ई लगेगा। अब देखो बात समझना, अगर बल लग रहा है, अगर बल लग रहा है तो बल के कारण त्वरण होगा, बोलो हाँ सर। न्यूटन चाचा ने बताया था F बराबर है में, जहां बल है द्रव्यमान है वहां पर त्वरण भी हो जाएगा। बहुत अच्छे। अच्छा, अगर त्वरण हो गया तो बेटा वेग भी होगा, फिर वेग भी होगा। तो इस लगने वाले बल के कारण, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं ना सर, तो इस ये जो वेग होता है ना, इस बल के कारण जो वेग प्राप्त होता है छोटा सा, इसी वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग, अफवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तुमसे कोई पूछे कि अनुगमन वेग क्या है, तो क्या बताओगे। जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के सिरों के बीच एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर एक सूक्ष्म बल आरोपित होता है। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन को एक सूक्ष्म वेग प्राप्त हो जाता है, और इसी सूक्ष्म वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अफवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। आई बात समझ में? तो हम क्या क्या करने जा रहे हैं, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध निकालेंगे। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध निकालने चले हैं हम। तो पहले एक छोटा सा सुंदर सा चित्र बनाएंगे और फिर फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। समझना, मान लो बेटा एक चालक है, क्या है, एक चालक है, ये क्या है, चालक, ठीक है, जिसकी लंबाई मान लेते यल है, लंबाई कितनी है, यल है, और ये जिसकी अनुप्रस्थ काट है, इसका क्षेत्रफल ए है। अनुप्रस्थ काट जो है, ये वाली जो है और ये वाली जो है, इनका क्षेत्रफल कितना, ए है, ठीक है। अच्छा, मान लेते बेटा कि इसको जब हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो जिसके कारण मान लो चालक के सिरों के बीच
एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है, जिसके कारण मान लो इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd है। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना है? vd है। ठीक है, एक बात हम यहां पर और मानेंगे सर, मान लेते हैं चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। n क्या है? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है सर, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये चित्र बनाने के बाद आप इसकी राम कथा में क्या लिखोगे? माना किसी चालक की लंबाई स्मॉल l है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ देने पर मान लो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। और एक बात हमने माना चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा? स्मॉल n है। इतनी चीज मान ली हम लोगों ने, अनुगमन वेग vd ये सब मान लेना, माना फलाना लिख लेना। देखो बड़े बड़े हो गए, 12th में पहुंच गए, अब तुमको माना फलाना ढिकाना लिखाऊं तो फिर मेरे लिए लानत है। हाँ, जब 9वीं 10वीं का 8वीं का बच्चा होता तो उसको लिखाओ तो समझ में आता है। तुम लोग जो चित्र बनाओ वही कहानी लिखनी रहती है, अपने से लिखोगे, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, माना फलाना लिख लोगे। यहां पर एक लाइन आपको रटनी पड़ेगी, हम कह रहे हैं रट लो बेटा, अभी रट लो, मजबूरी है, रटना पड़ेगा। ठीक है, चालक के ए क्षेत्रफल से नहीं, चालक के एकांक क्षेत्रफल से, किससे? एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या होगी यानी इंटू vd के बराबर। अब ये कैसे आया ये अभी मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा। एक लाइन कह रहा हूं ना, रट लो एक लाइन। क्या है? एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन यानी इंटू vd। तो अगर बेटा मान लो मैं a क्षेत्रफल कर दूं, क्षेत्रफल कितना कर दूं? a कर दूं, और जो एकांक समय था उसमें t समय कर दूं। एकांक क्षेत्रफल से t समय में क्षेत्रफल a कर दिया और समय t कर दिया। प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी n a vd t। क्या हो जाएगी बेटा? n a vd t। a क्षेत्रफल से t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन n a vd t। ये क्या निकला है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, कैपिटल n से लिख देते हैं, बराबर n a vd t। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला है। बहुत अच्छे सर। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। यदि चालक में प्रवाहित आवेश Q हो, यदि चालक में, भाई तुम संबंध किसका निकाल रहे हो? कहे चले जा रहे, सुन लो पहले, संबंध किसका निकालो? धारा तथा अनुगमन वेग में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गए, उसके बाद तुमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड बाई टी कर दिया तो आवेश निकल आया, और आवेश को डिवाइड बाई टी कर दिया तो क्या निकल आएगा? धारा निकल आएगी। तो धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध अपने आप निकल आएगा। आई बात समझ में? अगर यहां पे मान ले यदि चालक में प्रवाहित आवेश Q है, चालक में प्रवाहित आवेश कितना है? Q है, ठीक। तो Q बराबर होता क्या है? Q बराबर क्या होता है? Ne। Q बराबर बेटा कितना होता है? Ne होता है। तो Q बराबर यहां पे, अच्छा यहां पर सॉरी थोड़ा कैपिटल N लिखना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने कैपिटल N से लिखा इंटू E। अब कैपिटल N का मान कितना है? N a vd t e। ये क्या निकला है? आवेश निकला है, N a vd t e। ठीक है। अब भैया यहां से अगर मान लो चालक की धारा आई हो, यदि चालक में धारा स्मॉल आई हो तो I बराबर क्या होता है सर? I बराबर होता Q बाई टी। I बराबर क्या होता? Q बाई टी। Q का मान हम ये वाला रख देंगे, Q का मान हम ये वाला रख देंगे, और T का मान
देखा जाएगा। तो आई बराबर क्यू की जगह हम क्या रखेंगे, यानी ए वी डी टी इंटू क्या रखेंगे, ई अपॉन में टी। ये वाला टी कैंसिल हो गया, तो तब आई बराबर क्या आ गया, आई बराबर आ गया यानी ई ए वी डी। आई बराबर क्या आ गया, यानी ई ए वी डी। यही होता धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। बेटा ये धारा है, ये अनुगमन वेग है में संबंध। इस फॉर्मूले को आप एक रूप में और चेंज कर सकते हो। अगर आई बाई ए कर दें, ए को बटे मिलाएं, तो बराबर क्या बचेगा, यानी ई वी डी। और अभी मैंने आपको बताया आई बाई ए क्या है, धारा बटे क्षेत्रफल को धारा घनत्व तो कहते हैं। तो अगर आप इसी को लिखना चाहें तो जे बराबर लिख सकते हैं एन ई वी डी। जे बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी ई वी डी। ठीक है, नोट करें फटाफट फिर आगे बढ़े। भैया तुम पढ़ लो आयुष बेटा, पहले जितना हम पढ़ा रहे उतना पढ़ लो, बहुत है। हाँ, आई बराबर यानी ई ए वी डी, शाबाश। और जे बराबर आप कह सकते हो यानी ई वी डी। जे बराबर आप कह सकते हैं यानी ई वी डी। ठीक है, हो गया धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अगली हेडिंग लगाओगे गतिशीलता। चलो भाई, हो गया इतना सबका। अगली हेडिंग लगा लो सब लोग, गतिशीलता क्या होती है। मोबिलिटी बोलते हैं गतिशीलता। ठीक है, जिसको बोला जाता है मोबिलिटी। मोबिलिटी, गतिशीलता, मोबिलिटी क्या होती है, आराम से समझने की कोशिश करें। ठीक है, आराम से समझने की कोशिश करें। ठीक, चलो मोबिलिटी क्या है, तो आप इसमें ऐसे कर लो। पहला पॉइंट लिख लो, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और बेटा म्यू बराबर होता है वी डी अपॉन में ई। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र। मतलब आप ऐसा कह सकते हो, कोई चालक है, चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग वी डी और चालक के सिरों के वैद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चालक की गतिशीलता कहते हैं। तो गतिशीलता को आप किस तरह से कहोगे, चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा चालक के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहेंगे, गतिशीलता कहेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा चालक के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र, चालक के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को, वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन में ई। ठीक बेटा, प्लेलिस्ट में चले जाओ, क्लास 12th फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें चले जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था, आज फिर बता दे रहा हूं। मैंने क्लास 12th की पूरी फिजिक्स पढ़ा रखी है, पूरी फिजिक्स पढ़ा रखी है। जिस बच्चे को पढ़ना हो आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएं, प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जा करके बेटा एक प्लेलिस्ट बनी 9, 10th, 11th, 12th। ठीक है, कंप्लीट कोर्स के नाम से। ठीक है, उस कंप्लीट कोर्स वाली प्लेलिस्ट में जाना, तो उसमें आपको मिलेगी क्लास 12th फिजिक्स। लगभग 190 वीडियोस पड़ी हुई हैं और उनमें मैंने पूरी फिजिक्स डिटेल में पढ़ाई रखी है। फ्री है, यूट्यूब पर सब कुछ पढ़ा हुआ, तो जाके आप सारी वीडियोस को देखें और अपनी फिजिक्स को अच्छी कर सकते हैं आप वहां से देख करके। ठीक है, और बाकी इस सेशन के बच्चों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। इस सेशन में कब कब क्लास आती है, इसके लिए कम्युनिटी वाले पोस्ट पे जाओ, वहां टाइम टेबल दिया गया है, वहां से टाइम टेबल नोट कर लो
और टाइम टेबल नोट करके समय समय पे अपने देखते रहो वीडियो, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो अब इसका अगर मात्रक निकालें बेटा क्या बनेगा, तीसरा पॉइंट समझ लो। अगर मैं गतिशीलता का मात्रक निकालूं तो क्या है, वीडी अपॉन में ई ना, वीडी अपॉन में ई है। ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू, क्यू पर चला जाएगा वीडी क्यू बाई एफ। तो वीडी बताओ क्या है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्यू का क्या हो जाएगा कूलाम, और एफ का क्या हो जाएगा न्यूटन। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर कूलाम प्रति, मीटर कूलाम प्रति न्यूटन सेकंड। बड़ा अजीब यूनिट है, मीटर कूलाम प्रति न्यूटन सेकंड, ठीक। यहां से अगर इसकी विमा निकालना चाहो तो देखो कैसे आएगी, मीटर के लिए एल रखोगे, कूलाम के लिए याद करो आई टी रखते थे, आई टी होता था ना, क्यू बराबर आई टी, तो बीमा क्या हो जाती थी ए टी, बीमा क्या हो जाती थी ए टी, अपान में न्यूटन के लिए एम एल टी माइनस टू, क्या रखे एम एल टी माइनस टू, सेकेंड के लिए टी, ये वाला टी कैंसिल हो जाएगा, एल एल भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा एम माइनस वन बचेगा, एल एल कैंसिल हो गया, ठीक है, टी टी कैंसिल हो गया, टी ऊपर जाएगा प्लस टू हो जाएगा, टी टू, और ए हाई है तो m माइनस वन टी टू ए, ये इसकी बीमा हो जाएगी, ठीक। नोट कर लो भाई। अच्छा एक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पे समझने वाला, देखिए आराम समझना, पॉइंट वाइज समझा रहा हूं पूरी कहानी, ठीक है। जो धातुएं होती हैं, धातुएं जो होती हैं, धातुओं में गतिशीलता होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। बेटा किसके कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है धातुओं में। धातु को विद्युत का चालक कहा जाता है क्योंकि उसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा जो ठोस होते हैं, ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें बेटा धनायन व ऋणायन होते हैं। किसके कारण होती बताओ, धनायन व ऋणायन के कारण होती है, ठीक है। गैसों की अगर विद्युत अपघट्यों की बात करें तो इसमें भी धनायन और ऋणायन होंगे। जो विद्युत के चालक हैं, विद्युत अपघट्य यानी विलयन रूप में जो चालकता का गुण आता है, अपघट्य लिखना, अपघट्य लिखना चाहिए, ठीक है, अपघट्य। जो विद्युत अपघट्य होते हैं इसमें भी धनायन व ऋणायन के कारण ही गतिशीलता होती है, धनायन व ऋणायन के कारण ही। अच्छा एक चीज होती है जिसे हम अर्धचालक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों में गतिशीलता क्यों होती है, तो अर्धचालकों की जो गतिशीलता होती है उसमें बेटा अभी आप पढ़ोगे, ये सबसे लास्ट चैप्टर है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह आवेशवाहक कोटर होते हैं। कोटर अथवा होल बोला जाता है इधर। कोटर अथवा होल क्या होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में। जैसे क्या होता है कि मान लो कोई एक सिलिकॉन परमाणु है तो इसकी संयोजकता कितनी होती, 4 होती है ना। अब इसके साथ हमने कोई त्रिसंयोजी मिला दिया तो त्रिसंयोजी में क्या हुआ कि ये वाला बना लिया, ये वाला इसके साथ बंद मान लो बना लिया, ये इसके साथ बंद बना लिया, और चौथी ये जगह खाली है। तो ये जो खाली जगह होती है, आराम समझो, ये जो खाली जगह है ना, खाली जगह है जहां पे एक परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन आकर के आ जाता, उसको हम कहते हैं कोटर अथवा होल। ट्रांजिस्टर और डायोड वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। अगले लेक्चर में आएंगे तो वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ाएंगे। पीछे का जो भी छूटा हो वो क्लासेस बेटा प्राइवेट है, पढ़ा दी जाएंगी, ठीक है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ क्लास 12th फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स आपको पढ़ाई गई है, जो कि आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हो। बाकी मेरी जो लाइव क्लासेज आती है उसका जो भी टाइम टेबल है वो टाइम टेबल आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। होम पेज पर भी सबसे ऊपर एक वीडियो पड़ी होती है, लो ये कर दिखाया, तो उस वीडियो में भी मिल जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। आज